आपके अपने YouTube चैनल हेड्स ऑफ जीके में मैं दीपांशु झा के आप लोग सभी जानते हैं कि बायोलॉजी की सीरीज़ अभी चल रही है और टॉपिक जो है ना आपकी 7 चल रही है, टॉपिक 7 चल रही है। 7 का पार्ट 1 वो मैं करवा चुका हूँ और आज पार्ट 2 होगी 7 का आज पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने पढ़ा था कि वृक्क में बनने वाले पत्थरी क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है त्वचा। दूसरा है आपका त्वचा यानी स्किन। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि क्रमशः सीबम और पसीने का स्रावन करती है। तीसरा है यकृत यानी कि लीवर की बात करें तो यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल तथा रुधिर के अमोनियो को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। चौथा है फेफड़ा यानी लंग्स। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे कि लहसुन, प्याज मतलब ओनियन और कुछ मसाले जिसमें से वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़े के द्वारा ही होता है। का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़े के द्वारा ही होता है। 5 है आपका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन भाग के समान तंत्रिका फैली रहती है। यह वातावरणीय परिवर्तन की सूचना संवेदी अंगों में प्राप्त करके विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती है। नोट है कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युत संकेतों का अंतरण जो है सोडियम और पोटेशियम द्वारा परिचालित होता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमी से क्या कहते हैं ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर वह स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर वह स्वयं तंत्रिका तंत्र पर ही नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भाग से मिलकर बना होता है। आपका होता है पहला मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। अब पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम में बंद रहता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी धातु से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। कितने? 1400 ग्राम। सेरिब्रम के कार्य की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें से विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस के कार्य की बात करें तो यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य की बात करें तो यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर प्यूटरी ग्रंथि से प्रस्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र में होते हैं। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, जल में उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में होता है। कारोपोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य की बात करें तो यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। यह जो है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। आगे कि सेरिबेलम या पेंटिकल के कार्य की बात करें तो इसे क्रूरा श्रेवी भी कहते हैं। कि इसे सेरिबेलम पेंटिकल के कार्य में जो है इसे जो है क्रूरा श्रेवी भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों में मेरुरज्जु से जुड़ता है। क्या करता है? ये जो है स्पाइनल कॉर्ड को जुड़ता है। सेरिबेलम के कार्य की बात करें तो यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन? तो सेरिबेलम एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदना ग्रहण करता है। मेडुला ऑब्लागेंटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के कर्मानुकुंजन, ग्रंथि स्राव, हृदय के धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना है। उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ऑब्लागेंटा ही है। उल्टी का नियमन केंद्र जो है ना मेडुला ऑब्लागेंटा ही है। नोट, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट क्रोसिस यानी एनसीसी कहा जाता है। अब आता है मस्तिष्क यानी ब्रेन। मस्तिष्क के आपको 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क,
मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, सेरिब्रम और डायनेसिफिलॉन। उसके बाद मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। उसके बाद पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा। उसके बाद आपका देखिए आपको तो डायनेसिफिलॉन के भी दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ईईजी मतलब होता है इलेक्ट्रोनोफेलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने में किया जाता है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु है ना, मेडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनाता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा का जो पिछला भाग होता है वही आपका मेरुरज्जु बनाता है। इसका मुख्य कार्य क्या क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करना है। दूसरा, मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, यानी आगत या तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका रीढ़ की हड्डी क्या कहते हैं, पेरुरज्जु में ही मिलती है। क्या मिलते हैं, पेरुरज्जु यानी कि मेरुरज्जु में ही मिलती है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिकों ने लगाया था। दूसरा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र की अगर बात की जाए तो परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क या मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल एवं मेरुरज्जु स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। न्यूरॉन की बात करें तो तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आगे देखते हैं, और नॉर एड्रेनिल नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तीसरा, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र की बात करें, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिका का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्तवाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो आपका पहला नंबर पे आता है, यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। यह हृदय स्पंदन को तेज करता है। आगे, यह श्वेत ग्रंथि के स्राव को प्रारंभ करता है। यह आंख की पुतली को फैलाता है। यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। कौन? तो अनुकंपी तंत्रिका की सब क्या है, कार्य हैं। यह आंत्र में कर्मानुकंजन गति को कम कर देता है। ये सब अनुकंपित तंत्र के कार्य कर रहे हैं। इसके द्वारा श्वसन दर जो है ना तीव्र हो जाती है, यानी तेज हो जाती है। यह रक्त दाब को बढ़ाता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। यह रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। परानुकंपी तंत्रिका के अगर कार्य की बात करें तो इस तंत्र के कार्य सामान्यतः अनुकंपित तंत्र के कार्य के विपरीत है। आगे देखते हैं आपका परानुकंपी तंत्र के कार्य की अगर बात करें, परानुकंपी तंत्र के कार्य तो यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। तो यह संकुचन करता है। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। यह आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। यह तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम व सुख की स्थिति में उत्पन्न करता है। यह तंत्रिका तंत्र का प्रभाव जो है सामूहिक रूप से आराम और सुख स्थितियां को उत्पन्न करता है। कंकाल तंत्र यानी स्केटल सिस्टम की बात करें, अब 6 नंबर पे आ गए। 6 नंबर टॉपिक है आपका स्केटल सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भाग का बना होता है, याद रखिएगा 2 भाग में। एक होता है अक्षीय कंकाल कर और एक होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की बात करें तो एक्सियल स्केटल की,
तो शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। शरीर का मुख्य अक्ष जो बनाता है यह अक्षीय कंकाल कहलाता है। इसके अंतर्गत खोपड़ी, केशवरुक दंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। उसी में आपका आता है एक खोपड़ी यानी सकल। मनुष्य के सिर यानी हेड के अंत कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती है। इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनियम यानी कपाल कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां सिवनो स्ट्रियो के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है, 6 अस्थियां कान को तथा हॉइड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। हॉइड। दूसरा है बी नंबर। बी है आपका केशवरुक दंड। केशवरुक दंड यानी वर्टेबल कॉलम की बात करें तो मनुष्य का केशवरुक दंड 33 केशरुकाओं का मिलकर बना होता है। 33 केशरुकाओं से मिलकर बना होता है। सभी केशरुक उपास्थि जो है गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? तो गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से केशरुक दंड लचीला रहता है। इन्हीं से क्या है? केशरुक दंड जो है ना ये लचीला रहता है। इसका पहला केशरुक जो एटलस केशरुक कहलाता है यह खोपड़ी को सीधे रखता है। ठीक है। केशरुक दंड के कार्य की बात करें तो सिर को सीधे रखता है। यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। यह गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करता है, जिसमें से मनुष्य किसी भी दशा में अपने गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। यह जो यहाँ पे हेड रहता है और यह हमारा बॉडी हो गया, इसको बोल रहा है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितने? 206 है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 और 300 शिशुअवस्था में होता है। सिरों की कुल हड्डियां कितनी होती है? 29। कपाल 8, फेशियल में यानी फेस में 14, कर्ण में 6, शिशुअवस्था में 300 हड्डियां होती है। रीढ़ की कुल हड्डियां की संख्या प्रारंभ में कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर कितनी हो जाती है? तो 26 हो जाती है, यानी 13 जोड़ी। पसलियां की कुल हड्डियां की संख्या, पसलियों में जो है कुल हड्डियां कितनी होती है? 24 होते हैं। केशरुक दंड के भाग की बात करें तो गर्दन में 7 केशरुक होते हैं। वक्ष में होते हैं आपके 12 केशरुक। कटी में होते हैं 5 केशरुक। त्रिक में होते हैं 5 केशरुक। पुच्छ में होते हैं 4 केशरुक। यानी टोटल 33 होते हैं। दूसरा आपका उपांगीय कंकाल तंत्र यानी उपांगीय कंकाल यानी एपेडिकुलर स्केटल, इसके विभाग हैं। एक आता है आपका पाद अस्थियां की बात करें, दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती है। पाद मिला के पाद अस्थिया में दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती है। अब इसी में आपका एक आता है मेखला। मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं, यानी ग्रिडल्स कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला पेल्विक रेडिकल कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला के पश्चपाद की हड्डी को फीमर जुड़ी है। क्या होती है? फीमर से जुड़ी होती है। कुछ विशेष स्थानों की अस्थियां के नाम एवं संस्था की बात करें तो स्थान, अस्थियों के नाम व संख्या। कर्ण अस्थिया की बात करें तो कर्ण अस्थियां में आपके आते हैं मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये 2 होते हैं, यानी टोटल 6। ऊपरी बाहु ह्यूमरस, इसमें 2 हड्डियां होती है। अग्रबाहु रेडियो अल्ना, इसमें 2 हड्डियां होती है। कलाई में कार्पस, इसमें 16 हड्डी होती है। हथेली यानी मेटाकार्पल, इसमें 10 हड्डी होती है। अंगुलियां यानी फ्लेंजेंस, इसमें 28 हड्डी होती है। जांग यानी फीमर में 2 हड्डी होती है। पिंडली यानी टिबिया फ्यूला, इसमें 4 हड्डियां होती है। घुटना यानी पेटेला, इसमें 2 हड्डियां होती है। टखना यानी टार्सल में 14 हड्डी होती है। तेलवा जिसको मेटाटार्सल भी बोलते हैं, इसमें 10 हड्डियां होते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जांग यानी फीमर, जांग में होता है फीमर का स्थान कहाँ है? जांग में फीमर होता है, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होते हैं। टिबियो फिबुला जो कि पिंडली में होता है, ये आपको इसमें 4 हड्डियाँ होता है। पेटेला जो कि घुटना में होता है, इसमें 2 हड्डियाँ होता है। टार्सल जो कि टखना में होता है, इसमें 14 हड्डी होता है। मेटाटार्सल जो कि तलवा में होता है, इसमें 10 हड्डियाँ होता है, याद रखिएगा। कंकाल तंत्र के कार्य अगर पढ़ लेते हैं, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है, श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है।
जांघ की हड्डी को फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कान की हड्डी को स्टेपिस कहते हैं, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आगे, मांसपेशी एवं अस्थि से जोड़ को मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। अस्थि से अस्थि के जोड़ को। अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी इकोक्राइन ग्लैंड्स यह नलिका युक्त होती है। इसके एंजाइम के स्राव होता है, जैसे कि दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, स्लेप्स ग्रंथि, लाल ग्रंथि आदि। दूसरा आपका होता है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इसमें हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, पराअपटू ग्रंथि, ये सब इसमें क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनके उत्पन्न हार्मोन के कार्य का अगर प्रभाव देखें तो पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्लैंड्स की बात करें, यह कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसके सेल टर्सिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। किसे? पीयूष ग्रंथि का। और इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य कर देखें, एक एक करके देखते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पहला आपको आता है एसटीएच हार्मोन। पहला आता है आपका एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन यह शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। यह शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करती है। ठीक है। एसटीएच की अधिकता से भीमकाय अथवा एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाता है। भीमकाय तथा एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन क्या हो जाता है? मनुष्य में बौनापन हो जाता है एसटीएच की कमी से। ठीक है। टीएसएच के बारे में पढ़ते हैं। टीएसएच हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह जो है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एसीटीएच हार्मोन की बात करें, एसीटीएच हार्मोन की, तो एंड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। एंड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है कौन? एसीटीएच हार्मोन। जीटीएच हार्मोन की बात करें, जीटीएच हार्मोन की, तो यह जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? जीटीएच हार्मोन। ये जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है एफएसएच हार्मोन, एफएसएच, और एक होता है एलएच। एफएसएच यानी फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। फॉलिकल की। एलएच की, तो एलएच हार्मोन अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन नर में, इसके प्रभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एलएच हार्मोन से क्या होता है? यानी ल्यूथेजिंग हार्मोन से इसके अंतराल से कोशिका उत्तेजक हार्मोन, नर में इसके प्रभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है? तो स्रावित होता है एलएच हार्मोन से। एलटीएच दुग्धजनक हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तन में दुग्ध का स्राव उत्पन्न करना। ठीक है। और एडीएच की बात करें, एडीएच इसके कारण जो है छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है। इसके कारण जो है छोटी छोटी रक्त धमनियाँ क्या होता है? तो संकीर्णन होता है एवं रक्तदाब भी बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। जल संतुलन को बनाए रखता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। अपटू ग्रंथि की बात की यानी थायराइड ग्रंथि की, थायराइड ग्लैंड की, तो यह मनुष्य के गले में श्वास नलिया यानी ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन, इससे निकलने वाले हार्मोन यानी थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन, इसमें आयोडीन की अधिक मात्रा में रहता है। इसमें आयोडीन के अधिक मात्रा में रहता है। थायरोक्सिन के कार्य की बात करें, थायरोक्सिन के कार्य की बात करें तो यह कोशिका शोषण की गति को तीव्र करता है। यह कोशिका शोषण की गति को तीव्र करता है। यह शरीर के समान वृद्धि यानी विशेषतः हड्डियों, बाल इत्यादियों के विकास के लिए अनिवार्य है। यह शरीर के समानता वृद्धि विशेषतः हड्डियों, बाल इत्यादियों के लिए विकास के लिए अनिवार्य है। जनन अंगों के समान कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहता है। जनन अंगों के समान कार्य इन्हीं के सक्रियता पर आधारित रहते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं।
थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग, थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो जड़ मानवता यह रोग बच्चों में होता है, ये बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है ये अवरुद्ध हो जाता है। मिक्सडीमा की बात करें तो यौवनावस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, इससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है, हाइपोथायरोडिज्म की बात करें तो लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य जो है गूंगा एवं बहरा भी हो जाता है। किसके वजह से? तो हाइपोथायरोडिज्म की वजह से। घेंघा की बात करें, ग्वाइटर, भोजन में आयोडीन कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी ग्वाइटर जो है। और इस रोग में थायराइड ग्रंथि का कारण क्या होता है? तो बहुत ही वृद्धि हो जाती है। थायरोक्सिन के अधिकाय होने के वाले रोग, यानी थायरोक्सिन जब अधिक हो जाता है, वो तो कमी वाला था। टॉक्सिक ग्वाइटर, इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर जो है ना ये भी तीव्र हो जाती है। टॉक्सिक ग्वाइटर क्या है? इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और श्वसन गति क्या होता है? श्वसन दर भी तीव्र हो जाती है। एक्सोपैथेलेमिया की बात करें, एक्सोपैथेलेमिया की, तो इस रोग में आंख फूलदार नेत्र कोट से बाहर निकल आती है। एक्सोपैथेलेमिया की बात करें तो इस रोग में जो है ना आंख फूल कर नेत्र कटोर से बाहर निकल आती है। नेत्र कटोर से क्या होता है? तो बाहर निकल आती है, आंख मतलब वो बाहर ही आ जाता है। प्राप्टू ग्रंथि की बात करें, पाइथायरॉइड ग्लैंड्स के बारे में। प्राप्टू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड इसको बोलते हैं, पी साइलेंट है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। यह गला में अपटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड, यह गला में क्या है? तो अपटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होता है, ठीक पीछे स्थित होता है। इसके दो हार्मोन स्रावित होते हैं, इसमें दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन, यह हार्मोन जो है ना, यह हार्मोन तब स्रावित होता है यानी निकलता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब रुधिर में क्या होती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। आगे है कैल्सीटोनिन क्या होता है? जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तब यह हार्मोन मुक्त होता है। तब यह क्या होता है? मुक्त होता है। अर्थात प्राप्टू ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। थाइमस ग्रंथि, यह अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा में उरोस्थ एस्टर्नम के पीछे श्वास प्रणाली के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फोइड अंग है। इसमें दो खंड होते हैं, यानी लोब होते हैं जो संयोजी ऊतक की एक परत से आपस में जुड़े होते हैं। इससे बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है, जिससे अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं तथा अंदर मेडुला होता है। मेडुला में लिम्फोसाइट्स की संख्या कुछ कम रहती है एवं कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे थाइमिक या हैमर्स कोशिका कहते हैं, उससे वो भी रहते हैं। यह ग्रंथि उम्र के अनुसार जो है अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष तक नहीं हो जाती है तब तक यह बढ़ती रहती है और इसके बाद यह सिकुड़ती जाती है। इसीलिए वैक्स होने पर यह सिर्फ तंतुमय अवशेष की अवस्था में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है। थाइमस ग्रंथि से जो है ना थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है, जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो टी कोशिका का निर्माण करती है। यह कोशिका शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका अदा करती है। ये जो है ना, ये कोशिका शरीर में क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका अदा करती है। यानी थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ग्रंथि के स्रावित होने वाले स्राव का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौवन के आरंभ पर पड़ता है। हड्डियों के विकास होने तक उनके विकास पर नियंत्रण रखती है। हड्डियों के विकास होने तक जो है यह उनके विकास पर क्या करती है? तो नियंत्रण रखती है। आगे आपको अधिवृक्क ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि से है ना हम सब पार्ट 3 में इसका जो है ना क्लास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो कम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। छोटा क्लास रहेगा तो कम समय भी लगेगा और आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो अब तो क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि यानी एंड्रेनल ग्लैंड्स है ना, पार्ट 3 में करेंगे। तो पार्ट 3 इसकी कल आएगी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।